चलो कर दो। तो यहाँ पिछले जब से आए हैं 4 साल से हम देख रहे हैं साइंस के बच्चे ही टॉप कर रहे हैं। ठीक, आर्ट्स कॉमर्स में नहीं कोई टॉप कर रहा है। साइंस एग्जीबिशन होता है उसमें तो साइंस वाले टॉप करेंगे, सीधी सी बात है। मंडल स्तर पर गए, दूसरा स्थान पाए, पहले लायक थे। मार हुआ तब भी नहीं पाए सब हैं? अरे छोड़ो इज्जत। कल वो स्क्रैप बुक वाली प्रतियोगिता हुई जिसमें पहला स्थान कुमारी नैना, कुमारी रिमझिम, कुमारी प्रतिभा, कुमारी ज्योति, मतलब एक मैच 3 बायो पहला स्थान प्राप्त किया। और इससे भी मजेदार बात यह है कि दूसरा स्थान भी तुम्हारी क्लास के बच्चों ने प्राप्त किया। मिस नेहा भारती, मिस तृप्ति। तीसरे स्थान से हमको मतलब भी नहीं था, तो तीसरे स्थान को हमने देखा भी नहीं कि कौन पाया। ठीक है, पहला और दूसरा स्थान तुम्हारी क्लास से, साइंस से गया और तुम्हारी क्लास से ही गया, तो ये अच्छी बात है। और समय 1 दिन का समय था, उसमें इन सबों ने बनाया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये तुम लोग के दिमाग में भी आता होगा, बाकी लड़कियों के दिमाग में भी आ जाता होगा, कहे सर जी वो 12-15 लड़कियां हैं, खाली उन्हीं सबकी बतिया सुनते हैं। आता है, सबके दिमाग में आता होगा हैं? यही सब कारण है। कॉपियां यही सब दिखाते हैं, साइंस एग्जीबिशन में यही सब पार्टिसिपेट करती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में यही सब पार्टिसिपेट करती हैं। हमको तो जो है 60 से 70% लड़कों को नाम तक नहीं पता है। मतलब नाम पता है, चेहरा याद है, और वो मिलान करने वाला नहीं पता है कि ये नाम इसी चेहरे का है। तो ये कारण है। और मेरा पूरा प्रयास था कि आर्ट वाले पाए प्रथम स्थान। जान रहे थे ये सब, पहले दिन से ही जान रहे थे कि आर्ट्स वाले पहला स्थान पाए, नहीं पा पाए क्योंकि कभी स्थान नहीं पा पाते हैं सब। निबंध प्रतियोगिता में भी ये और शिवांशु हैं, यही लोग स्थान पा जाते हैं। मैंने निबंध प्रतियोगिता में भी साइंस वाले पा जा रहे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में साइंस वाले पा जा रहे हैं, जिला टॉप साइंस वाले, साइंस का एकमात्र कारण था जो हमने भी इन सबको बताया था कि ऐसे करना। ठीक है, ये सब अपने से ये चीज दिमाग लगाए थे। इन्होंने प्रिंट आउट और फोटोकॉपी का इस्तेमाल नहीं किया। किया था, और प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं किया आपने। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब इस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। समझ में आ रही बात ना? तो पहला और दूसरा स्थान इन सबों को प्राप्त करने के लिए बिना ताली बजाए साइलेंट क्लैपिंग होती है, जानते हो ना? नहीं, साइलेंट क्लैप, ये इसमें आवाज नहीं होती। तो एक बार इन सबों के लिए कि साइलेंट क्लैप बजा दो। ये साइलेंट क्लैप, आवाज नहीं होती। और मेरी तरफ से इनके लिए पुरस्कार, ये घर जाएंगे, पूरी सब्जी बनाएंगे और खा लेंगे मेरी तरफ से। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक अरे यार, यहाँ एक आदमी बैठने की जगह नहीं थी, स्टूल खिड़की किनारे बैठ गई हो। हद करती हो। जगह है, अभी कोई भी आएगा तो यही ना बोलेगा कि जगह है तब भी स्टूल। अब बैठ गए तो बैठो, आने में आधा घंटा लगाओगी। 4 दिन जिंदगी है कि नहीं, आने जाने में ही लगा देगा। डी एंड एफ ब्लॉक, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैंने कहा था कि मैं इसमें लिखवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें इसमें लिखवाऊंगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा चैप्टर ही लिखवा दूं या नोट्स के फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर लिखवा दूं। जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम लोग के सामने पीरियोडिक टेबल है।
सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डी एंड एफ ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल में कहां है। डी एंड एफ ब्लॉक ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कहां पर है, देख लो डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं डी ब्लॉक। अच्छा पहले पूरा पीरियोडिक टेबल में देख लो कितने ब्लॉक हैं। पीरियोडिक टेबल तो देखे हो ना इसके पहले, अरे 12 में पहुंच गए, अब तो तुम देखे ही होगे। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, ठीक, यहां से यहां तक। पी ब्लॉक, ये जो बीच में है इसे ही कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक, मान लो भैया ये लोग हो गए एस ब्लॉक के, तुम लोग हो गए पी ब्लॉक के, ये हो गए डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आकाश साहनी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्यों कहा जाता है कि वो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं? उसके पीछे कोई रीजन होगा ना। हाँ, संक्रमण तत्व है वो क्यों कहा जाता है, वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है तब, ठीक है, उनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, कैसे पता चलेगा कि वही डी ब्लॉक के ही हैं? बहुत अच्छी है, आज इन सबका दिन अच्छा है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। डी कक्षा में, सॉरी, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। 4 तरह के उपकोष होते हैं, 4 सबसेल होती है, कौन कौन सी? एस पी डी एफ। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा वह तत्व उसी ब्लॉक का होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्रतिभा, आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक यहां पर दिख रहा होगा, कितना है? 26। ठीक है, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लास्ट में क्या आएगा? 3d6। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया? डी। तो ये किस ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो आदित्य शर्मा, अगर हमें किसी भी तत्व की पहचान करनी हो कि वो किस ब्लॉक का है, एस का है, पी का है, डी का है कि एफ का है, तो क्या देखेंगे? उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे और अंतिम इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। एस में गया तो एस सबसेल का है, सॉरी एस ब्लॉक का है, और पी में गया है तो पी ब्लॉक का है, डी में गया है तो डी ब्लॉक का है, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का है। तो ये तो पता चल गया ना कि डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के ही तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन मेनिका किस उपकोष में जाता है? डी उपकोष में जाता है। याद रखना, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं सचिन यादव, वो डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है उनका? डी उपकोष में जाता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स अभी हम लिखवाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट अब देखते हैं कि ये डी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक रहते हैं। ये जो डी ब्लॉक है ये है कहां से कहां तक? तीसरे समूह से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, और 12वें समूह तक। टोटल कितने समूह हो गए? कितने समूह हो गए? 10। तीसरे समूह से 12वें समूह तक टोटल कितने समूह हो गए? 10 समूह। तो ये जो 10 समूह के तत्व हैं ये कहां के, किस ब्लॉक के तत्व हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं। यानी कि तीसरे समूह से लेकर के 12वें समूह तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। और इसमें कितने समूह आते हैं? टोटल 10। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको 3D सीरीज कहते हैं, 4D सीरीज, ठीक है, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अभी ये क्यों कहते हैं देखा जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट क्या दिमाग में आया कि डी ब्लॉक के तत्व को डी ब्लॉक के ही तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में गया। ठीक है, अच्छा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में गया है। एक और याद रखना है पॉइंट इसी में कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इनर डी उपकोष में जाता है। इनर डी का मतलब n-1d। अगर 4 कोश है तो तीसरे कोश की डी उपकोष में जाएगा। अजय यादव, अरे बोलने के बाद जो है 1 मिनट बाद नींद खुल रही है इसकी। हाँ अजय यादव, नालायक। अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहां चला जाएगा? डी उपकोष में जाएगा। कौन से डी? n-1d। ठीक है, ये जैसे आयरन है ना, आयरन में टोटल कोष कितने होंगे? 4। तो 3d में देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। ठीक है, 4 कोष होंगे तो 3d में जाएगा, 5 कोष होंगे तो 4d में जाएगा, 6 कोष होंगे तो
5d में जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में जाता है, जहां पर n क्या है, कोषों की संख्या, कक्षाओं की संख्या, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया कि ये कहां से कहां तक है, तीसरे समूह से लेकर के 12वें समूह तक टोटल 10 समूह है, जो कि डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग इनके गुणधर्मों की तरफ बढ़ेंगे। ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, थोड़े से यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको एक अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। परीक्षा में प्रश्न वही इनके गुणधर्मों से संबंधित आएंगे ऋतिक सैनी, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगला जो है कि इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक। इस समूह को छोड़ दिया जाए, 12वें समूह को, ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व एक जैसे गुणधर्म दिखाएंगे, आखिरी वाले समूह को छोड़ करके, आखिरी वाला समूह थोड़ा सा अलग तरह का गुणधर्म दिखाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। नीरज यादव, जैसे सारे बच्चे यहां से अलग एक गुणधर्म दिखा रहे हैं, पीछे वाली सीट हो सकता है कुछ अलग गुणधर्म दिखाए, सारे बच्चे एक जैसे गुणधर्म दिखा रहे हैं, बात समझ आ रही है ना। तो वही चीज यहां पर है कि यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाएंगे, एक ही जैसे गुणधर्म रहेंगे, ठीक। ये भी इन्हीं के जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग टाइप के गुणधर्म। अच्छा, उसके पीछे का कारण क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, वो बताया जाएगा अभी, ठीक है। तो तीसरे समूह से लेकर के 11वें समूह तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या फिर कह सकते हो कि सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतिम समूह यानी कि 12वें समूह को छोड़ करके, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन समूह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, अरे एक आदमी बोलो तक, अरे एक आदमी बोलो, अच्छा एक औरत बोलो, चलो अब बोलो। वो जो जगह है उसको भी स्पेसिफाई करो, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करो, ठीक है। वो जो एक जगह से दूसरी जगह बोल रही हो उसको एक डी उपकोष से दूसरे डी उपकोष को बोल देना है, ठीक है। वो जगह का नाम स्पेसिफाई कर देना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी ब्लॉक ही है, मान लो डी ब्लॉक है, ठीक, तो डी उपकोष होगा 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने कक्षक होते हैं डी उपकोष में, 5 उपकोष होते हैं, ठीक है। पांचों भरे हों ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए भरने के लिए, एक उपकोष में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए भरने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई सीधी सी बात है कि एक कोई घर है जिसमें एक ही कमरा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें लोग रहेंगे, ठीक। एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं, ठीक, तो हो सकता है कि हाँ कुछ एक आध कमरे कभी के लिए खाली हो जाए, एक आध कमरों में सिर्फ एक आदमी हो। लेकिन जिस घर में ज्यादा कमरे, 5 कमरे का घर है, ठीक है, आम ऐसे बता रहे हैं बस नॉर्मल, एक 5 कमरों का एक मकान है, तो जरूरी नहीं है कि पांचों कमरे क्या हो भरे हुए, आध कमरे खाली रहेंगे कि नहीं, उन्हीं को कहा जाता है रिक्त डी कक्षक, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो होता क्या है कि भैया जिसके घर में एक कमरा है वही में किचन, लैट्रिन, बाथरूम कुल है, उसी में कुल कर्म करेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, उसी में रह रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, ठीक। लेकिन जिसके घर में ऐसे 5 कमरे हैं तो क्या होगा, कभी यहां है, कभी कहां चला जाएगा, दूसरे कमरे में गया, ठीक। मान लो दूसरे कमरे में पापा आ गए, मोबाइल चलाना है, बतियाना है, ठीक, पापा आ गए तो चले गए इसमें, ठीक है। यहाँ पहले से बड़े भैया लगे हुए हैं अरे इसमें चला गया, बात समझ में आ रही नहीं। तो जिसके घर में 5 कमरे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है कि नहीं जा सकता है, सुजीत भाई जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इसी आने जाने को तो ट्रांजिशन कहा जाता है,
एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं कि नहीं? अरे तुम लोग संक्रमण खाली बीमारी पढ़े होगे कि बीमारी अच्छे से जो है सुगम को लग गई, ये तो एक जगह दूसरी जगह गई ना, तो यही संक्रमण हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिट फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन एक डी उपकोष से दूसरे डी उपकोष में आसानी से जंप करके जा सकते हैं। इसी कारण हम इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कोई समस्या? सवाल ये उठता है, शालिनी कनौजिया, अरे बैठे रहो, वही आलोक वाली बात, इज्जत बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है? कि जो जिंक, कैडमियम और आकाश साहनी मरकरी वाला, मतलब 12वां जो समूह है, ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहलाता है? अच्छा, ओहो, तो ये बात है। तो बात यहां तक आप पहुंची? नहीं नहीं, ठीक है, घर से पढ़ के आओ, बताओ। देखो आगे आगे बताओगे तो हमको अच्छा लगता, मेरी मदद हो जाती है ना? तुम्हें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 15 अगस्त को हाथी बैठक परेड में तुमको दिखाएंगे, ठीक है? नहीं बता रहे, अपने मत बता रहे। हम ये कह रहे हैं कि पढ़ करके आओ, कुछ भी पढ़ के आओ, कुछ भी, मतलब केमिस्ट्री में कोई भी चीज, कोई भी किताब, कोई भी नोट पढ़ के आओ। बताओगे अगर आगे आगे तो हम डांटने बोलने नहीं जाएंगे कि ज्यादा कूदो नहीं आगे आगे, ज्यादा एडवांस ना बनो। बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत चलो पढ़ सकते, ठीक? हमारा मेन उद्देश्य है तुम पढ़ो बस। नहीं ठीक है, वो तो मैं ऐसे बस मजाक उड़ा रहा तुम्हारा। तो अब बताओ, अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का परमाणु क्रमांक किसी को दिख रहा है? चलो हम जूम करने जा रहे थे, इतना बड़ा 30 दिखाते, दिख रहा है ना 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी में क्या आएगा? 3d10, आखिरी में आएगा 3d10, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे डी ऑर्बिटल भरे हैं। अब मान लो घर में शादी ब्याह का माहौल है, भीड़ भाड़ हो गई, अब हर कमरे में लोग ठुसे हुए हैं, तब सुजीत भाई तब तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तब ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। बाथरूम में भी लोग हैं, अब बताओ अब प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ठीक है, समस्या होगी। अब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, ठीक है? सारे कमरे में लोग हैं तो परेशानी होगी, तो एक ही काम करना पड़ेगा, 3-4 दिन बाद बात करते हैं। दिव्यांश मिश्रा, पर उसके लिए तो नंबर चाहिए ना। ध्यान से सुनो, नंबर मांग के घर भाग गया, आया ही नहीं अगले दिन। था यही ठीक, 3d10। तो यही कारण है कि डी ब्लॉक में अंतिम जो हमारा समूह है उसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी डी ऑर्बिटल क्या होती है? भरी रहती है, तो उसमें संक्रमण क्या हो सकता है? संभव नहीं है, ठीक है? सारा का सारा डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से, अच्छा कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर 3 इलेक्ट्रॉन भर दें, 4 इलेक्ट्रॉन भर दें, एक में ठूस दें, 11 पढ़वे नहीं किए होंगे, वही जो 26-27% पाए हैं, ठीक है? जो रिजल्ट रजिस्टर देखा जा रहा है उसमें अभी बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, जो उसमें देख रहे हैं कि 26% 27% नंबर पा करके कैसे पास हो गए। 26% 27% नंबर पा करके तुम लोग पास हुए हो, पता नहीं कैसे, वही प्रमोट हुए हो 40% 2 विषय में, ठीक है? ध्यान से सुनो, तो वही समझ नहीं पा रहा हूँ, डी ऑर्बिटल, डी कक्षा, ये क्या होता है? तो कभी पढ़वे नहीं किए, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन बनाना चाहिए तो क्या तीर बना दे रहे हैं, ये सब उन सबके लिए एकदम नया होगा, ठीक? तो 3 पॉइंट हो गए अभी तक। पहला पॉइंट क्या था कि इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? दूसरा, ये कहां से कहां तक होते हैं?
तीसरा, इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक डी कोश से या एक डी उपकोश से, डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में आसानी से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी में नहीं होते हैं, इस कारण ये ऐसे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुन, अब इसके बाद अगला जो गुणधर्म है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही यही फैक्ट्स हम लोग लिखते चलेंगे और यही परीक्षा में आता है। 3 से 4 पन्ने में चैप्टर खत्म। ठीक है, और उसी 3 से 4 पन्ने पढ़ लोगे तो 10 नंबर तो फिक्स है। ठीक है, 10 नंबर फिक्स है, इस चैप्टर से आएगा। ठीक, खुश हो गए होंगे सब, 3-4 पन्ना पढ़ो 10 नंबर। नहीं पढ़ पाओगे, एक पन्ना में अगर दे दें कि एक पन्ना पढ़ लो 50 नंबर पा जाओगे, तो मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि नहीं पाओगे। ठीक है, तोड़ोगे ही नहीं मेरा भरोसा, तुम लोग ये भी पता है। अगला जो है कि जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व बहुत हार्ड सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे आनंद भाई लोहा ले लीजिए, आप लोहा लेते रहते हैं। ठीक, लोहा क्या होता है? हार्ड होता है कि नहीं होता है? हार्ड होता है ना। ठीक, बाकी मैग्नीज उन्नीस तो देखे ही नहीं होगे तुम लोग। कॉपर तो देखे होगे, कॉपर भी हार्ड होता है। आप कहोगे सर जी कॉपर की वायर ऐसे लगती है, तो लोहे की वायर भी लगती है। कॉपर का एक जो वो ले लो, लोटा देखे हो ना, हाँ वो ले लो, लगता है क्या? पानी भर दो फूल जाता है, एक लोटा चला के मार दिया जाए खुबड़ी हो जाए तुम्हारी कॉपर से। कॉपर हुआ, आयरन हुआ, ये सब क्या है? हार्ड सॉलिड है कि नहीं? ये बहुत ठोस कठोर होते हैं। ठीक, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके सारे के सारे गुणधर्म हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सारे के सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तृप्ति को छोड़ करके। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? सारा का सारा एकदम एक जैसे गुणधर्म है, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा अलग गुणधर्म दिखाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो वही बात है, तृप्ति, अरे अब तक सुधर जाओ। तो वैसे ही सारे के सारे तत्व एक जैसे गुणधर्म शो करेंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके। ठीक है, सारे के सारे तत्व डी ब्लॉक के एकदम कठोर ठोस होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सब सॉफ्ट होते हैं। जिंक देखा है, जिंक को हाथ से मोड़ा हुआ जा सकता है, बताया था मैं। जिंक एक बार कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखे होगे तुम? पाया कहीं भी जाता हो, देखे कहाँ होगे? कहाँ देखे होगे? हैं? जिंक दान में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में हमने एक बात आप लोग को बताई थी कि जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी जिंक की ही बनी होती है, जो ग्रे कलर का होता है। मुन्ना लाल, अगर कोई बैटरी लीजिए, कोई सेल लीजिए, बैटरी ना ले लेना, कोई सेल लो जो टॉर्च में डाला जाता है ना, वो वाला सेल लो, और सेल का पूरा कागज जो है बाहर का हटा दोगे, तो ग्रे कलर का, इस फर्श के कलर का दिखाई देगा कि नहीं? तो वो जो मेटल होती है वो होती है जिंक। तो उसको ऐसे नाखून से खोल सकते हो कि नहीं? खोले नहीं होगे, सॉफ्ट होता है। अच्छा ठीक है, चलो मरकरी को तो जानते हो ना, वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है वो, ऐसे लपने वाला नहीं, वो इतना लगता है कि बहने लगता है। बात समझ आ रही कि नहीं मुन्ना लाल? एक सवाल का जवाब दो मुन्ना बाबू, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? आनंद निषाद बताओ। इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? वही तो सवाल, कुछ भी जवाब एक बस है, दोनों सवाल का एक ही जवाब।
अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में जाता है। नस्ट इक्वेशन दे दिया जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में जाता है। अर्धयुगाल का सवाल पूछा जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में जाता है। हिंदी में निबंध आ गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में जाता है। बैठो, सुन नहीं रहे हो तुम लोग मेरी बात। कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना, मुझे जो मिल रहा है मैं उसको तार रहा हूं, तुम जो दे रहे हो उसको नहीं तार रहे हो, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसके पीछे का कारण है कि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, जो उपकोश होता है, डी सबशेल होती है, ये पूरी की पूरी भरी होती है। ध्यान से सुनना, इसका कारण क्या है? जो हार्डनेस और रिजिडनेस होती है, मतलब जो कठोरता होती है, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? ध्यान से सुनना, वो डिपेंड करती है अंतिम कोश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने कठोर, लेकिन ज्यादा के साथ साथ वो अयुग्मित भी होने चाहिए। क्लियर हो रही बात ना? ज्यादा भी होने चाहिए और अयुग्मित भी होने चाहिए। ठीक, अगर ज्यादा है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और युग्मित है मतलब पेयर्ड है, तो वो कठोर नहीं होगा, और कम इलेक्ट्रॉन है तो कठोर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे हम एक तत्व की बात करते हैं, यहां पर लेते हैं सोडियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं कि सोडियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 3s1। ठीक है, 3s1। ठीक, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कितना है? एक ही है, तो ये बहुत मजबूत धात्विक बंध नहीं बना पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? और वही एग्जांपल लेते हैं किसका? मैग्नीज का मान ले लेते हैं, आयरन का लेते हैं। ठीक है, मैग्नीज का है तुम्हारा 3d, मैग्नीज 3d5, मैग्नीज का आ गया 3d 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं और पांचों अयुग्मित हैं, तो मैग्नीज कठोर होगा। आयरन की बात कर लो, 3d6, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों अयुग्मित हैं। ठीक है, आयरन के बाद फिर कौन आता है? कोबाल्ट। ठीक है, निकेल। कॉपर में यहां पर ये पूरा भर जाता है, लेकिन जो एस सबशेल रहती है, इनर एस, अंदर की जो एस रहती है, ठीक है, इनर एस नहीं है, वो है तो बाहर ही, लेकिन पहले लिखा गया है, उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। और जब जिंक की बात करेंगे तो वो एस भी पूरी की पूरी तरह से भर जाती है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। जिंक में भी, कैडमियम में भी, मरकरी में भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? युग्मित रहते हैं, जिसके कारण जो धात्विक बंध होता है, धात्विक बंध वो क्या होता है? कमजोर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब जैसे मान लो दो मित्र हैं, आलोक है और शिवम है, दोनों अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित हैं। अयुग्मित मतलब नल्ले हैं, अकेले हैं। सुजीत समझ गया? ठीक, तो इनके बीच दोस्ती बहुत स्ट्रांग रहेगी। फिर शिवम युग्मित हो गए, मिल गया नंबर इनको। अब क्या इन दोनों के बीच बॉन्ड उतना स्ट्रांग रह पाएगा? अब समय तो इसमें जाएगा। दिव्यांश मिश्रा था तो यही। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं तो वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, सेम चीज यहां पर होती है। इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सारे ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो धात्विक बंध उतना मजबूत नहीं बनाएंगे। और अगर अयुग्मित है तो वो धात्विक बंध मजबूत बनाएंगे। यानी कि 4 या 5 पॉइंट आज के हो गए होंगे। अब इन 4-5 पॉइंट को हम कल लिखवा देते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। या फिर यार हम इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या बोल बोल के लिखवाएं? लिखते ही चलो, है? भूल गए हो गए अब तक तो 4-5 पॉइंट। हाँ, लिखवाने में फिर 15 मिनट फिर और समझ दो। हाँ, समझते चलो, लिखना वही जो समझ में आ जाए कुछ बच्चों के लिए। बाकी बच्चों के लिए तो लिख लेना, चाहे समझ में आए, क्योंकि वैसे भी नहीं आएगा, लिखो कहीं। ठीक है प्रतिभा, लिखते चलना।
ठीक है, धीरे धीरे आराम आराम से हौले हौले हल्लू हल्लू स्लोली स्लोली हम बता रहे हैं। ठीक ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो।